हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लीगल लर्निंग बाय एडवोकेट रुमानी में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पार्ट 4 के बारे में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 की बात करें तो इसमें आता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, जिसमें सेक्शन 11 कहता है वॉइड मैरिज, सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 13 डाइवोर्स, सेक्शन 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, सेक्शन 14 नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज, सेक्शन 15 डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, सेक्शन 16 लेजिटिमेसी, Section 17 Punishment of bigamy, Section 18 Punishment for contravention of certain other conditions for a Hindu marriage। तो फ्रेंड्स, पार्ट 4 में सेक्शन 11 वॉइड मैरिज क्या कहता है उस पर बात करते हैं। ये कहता है अगर कोई भी शादी जो सेक्शन 5 में कंडीशंस बताई गई हैं उनमें से सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता तो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू वो शादी वॉइड मैरिज मानी जाएगी। ये सेक्शन उन शादी पर लगेगा जो शादियां सोलमनाइज्ड संपन्न हुई हैं इस एक्ट के कमेंसमेंट्स के बाद, मतलब 1955 के बाद जो शादियां संपन्न हुई हैं उन पर। सेक्शन 11 void marriages. Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may, on a petition presented by either party thereto against the party, be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clause 1, 4 and 5 of section 5. वही सेक्शन 12 voidable marriage कहता है वो शादियां जिसमें हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक चाहे तो शादी को कंटिन्यू कर सकता है और चाहे तो वॉइड कर सकता है। मतलब जहाँ पर हस्बैंड या वाइफ कहे कि हमें ये शादी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी, तो उस केस में वो वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। शादी से पहले अगर किसी लेडी जिसकी शादी होने वाली है वो पहले किसी और से उसका अफेयर हो और उससे उसकी वो प्रेग्नेंट हुई हो, राइट, और शादी के टाइम ये बात उसके हस्बैंड को मालूम पड़ जाए जिससे उसकी शादी होने वाली है, और वो हस्बैंड चाहे तो उस शादी को ये जानने के बाद वो चाहे तो उस शादी को कंटिन्यू कर सकता है या फिर चाहे तो वॉइड कर सकता है। सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। अ मैरिज इज वॉइडेबल ऑन द ईदर साइड ऑफ द पार्टीज नोन एज वॉइडेबल मैरिज। इट विल बी वैलिड अनलेस द पिटीशन फॉर invalidating the marriage is made. This marriage is to be declared void by competent court under the Hindu Marriage Act 1955. The parties of such marriage have to decide whether they want to go with such marriage or make it invalid. Example से समझे तो first example है there are two parties A and B where A is the husband and B is his wife. During the time of the marriage, if B is pregnant through another person, then the marriage would be voidable. Second, there are two parties A and B where A is the husband and B is his wife. If either party gave consent to the marriage by force or fraud, then it will be voidable marriage. Third, there are two parties A and B where A is the husband and B is wife. If B is suffering from mental disorder due to which she is unfit for reproduction of children, then this can be a ground for voidable marriage. तो फ्रेंड्स, सेक्शन 13 डाइवोर्स की बात करें तो इसमें कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर डाइवोर्स मिल सकता है। यह सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो हैं सेक्शन 9, 10 एंड 13। इन पर जो बहुत ज़्यादा केसेस और इन पर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। सेक्शन 13 डाइवोर्स। Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this act, may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party is living in adultery or has ceased to be a Hindu by conversion to another religion
or has been incurable of unsound mind for a continuous period of not less than 3 years immediately preceding the presentation of the petition, or has for a period of not less than 3 years immediately preceding the presentation of the petition been suffering from a virulent and incurable form of leprosy, or had for a period of not less than 3 years immediately preceding the presentation of the petition been suffering from venereal disease in a communicable form, has renounced the world by entering any religious order, has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had that party been alive, has not resumed cohabitation for a space of 2 years or upwards after the passing of a decree for judicial separation against that party, or has failed to comply with a decree for restitution of conjugal rights for a period of 2 years or upwards after the passing of the decree. वहीं सेक्शन 13A ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है? मतलब डाइवोर्स के जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी तो कोर्ट चाहे तो उन प्रोसीडिंग्स को ऑल्टर रिलीफ जो है उनका कर सकती है। सेक्शन 13B की बात करें तो ये है म्यूचुअल डाइवोर्स। इसमें दोनों पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से जब दोनों रेडी हैं डाइवोर्स के लिए तो उन दोनों की जब कंसेंट है डाइवोर्स के लिए तो उसको कहेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स। जब दोनों अपनी कंसेंट से डाइवोर्स ले रहे हैं तो वो होता है म्यूचुअल डाइवोर्स। सेक्शन 14 कहता है नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। मतलब शादी के 1 साल के अंदर कोई भी तलाक की अगर पिटीशन फाइल की गई है तो वैलिड नहीं होगी, वो मान्य नहीं होगी। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें पार्टी हाई कोर्ट से परमिशन लेकर आती है, तब उस केस में कोर्ट पिटीशन एक्सेप्ट कर सकती है, कोर्ट में पिटीशन डाली जा सकती है। सेक्शन 14 नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। सेक्शन 15 कि डाइवोर्स पर्सन कब दोबारा शादी कर सकता है। तो डाइवोर्स का ऑर्डर आ जाए और उसके बाद दोनों में से कोई भी पार्टी दोबारा अगर अपील नहीं करती हैं तो उस केस में आप कभी भी शादी कर सकते हैं। सेक्शन 15 डाइवोर्स्ड पर्सन when may marry again when a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree, or if there is such a right of appeal the time for appealing has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to the marriage to marry again, provided that it shall not be lawful for the respective parties to marry again unless at the date of such marriage at least 1 year has elapsed from the date of decree in the court of the first instance. Section 16 legitimacy ये क्या है? void और voidable मैरिज से अगर कोई किड होता है, कोई चाइल्ड होता है तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? मतलब वो जो चाइल्ड है वो वैध होगा या नहीं, उसके बारे में बताता है। तो सेक्शन 16 में सिंपल सी बात है कि अगर कोई शादी से किसी वॉइड या वॉइडेबल शादी से कोई चाइल्ड होता है तो वो जो है वो भी वैलिड माना जाएगा, उसके राइट्स भी वैलिड माने जाएंगे। सेक्शन 16 लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन where a decree of nullity is granted in respect of any marriage under section 11 or 12, any child begotten or conceived before the decree is made who would have been the legitimate child of the parties to the marriage if it had been dissolved instead of having been declared null and void by a decree of nullity shall be deemed to be their legitimate child notwithstanding the decree of nullity. Section 17 punishment of bigamy। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पर्सन चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, राइट, इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने के बाद अगर वो दूसरी शादी करता है पहली वाइफ के होने पर, मतलब ना उसने डाइवोर्स लिया ना उसकी कोई डेथ हुई वगैरह, तो उसके वो प्रेजेंट है और तब भी वो दूसरी शादी करता है, राइट, तो उस केस में वो पर्सन पनिशेबल होगा और उस पर आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 के तहत पनिशमेंट मिलेगी उसको, राइट। सेक्शन 17 पनिशमेंट ऑफ बाइगमी। एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज solemnized after the commencement of this act
is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living, and the provisions of section 494 and 495 of the Indian Penal Code shall apply accordingly. सेक्शन 18 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई अदर कंडीशन जो भी रखी गई हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, कोई अदर कंडीशंस रखी गई हैं, उनका मैरिज में कॉन्ट्रावेंशन करता है तो वह पर्सन भी पनिशेबल होगा. सेक्शन 18 punishment for contravention of certain other conditions for Hindu marriage. Every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of the conditions specified in clause 3, 4, 5 and 6 of section 5 shall be punishable. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट हुआ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का पार्ट 4. हमने अब तक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए. राइट, नेक्स्ट पार्ट 5 को जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें. तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम.